स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग है और 8 फरवरी को रिजल्ट है। बीजेपी और सपा दोनों ने ही बड़ी जीत के दावे किए हैं। साथ ही बात करेंगे अखिलेश ने फिर संभल वाला राग छेड़ दिया है। सरकार पर संभल हिंसा की साजिश पर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। इसके अलावा बात करेंगे महाकुंभ पर जारी सियासत महाभारत की। एक तरफ तो मौलाना ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया, तो वहीं साधु संतों ने बड़ा पलटवार किया। और फिर बात होगी HMPV वायरस को लेकर योगी सरकार के अलर्ट की। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग की और तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होगी। और एसपी के अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे। अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा की सीट खाली हुई है। सपा से अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक किसी प्रत्याशी को फाइनल नहीं किया है। अयोध्या लोकसभा सीट जीतने के बाद एसपी ने दावा किया है कि वो अपने इस सीट को उपचुनाव में भी जीत कर दिखाएगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है कि हाल ही में हुए उपचुनावों की तरह उसे मिल्कीपुर में भी बड़ी जीत मिलेगी। नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होगी। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस चुनाव के लिए 10 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 14 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept. We are doing elections in by polls also. in मिल्कीपुर in यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद एक बार फिर से एसपी और बीजेपी में फाइट देखने को मिलेगी। मिल्कीपुर सीट पहले एसपी के पास थी और इस सीट से एसपी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। उनके फैजाबाद से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एसपी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फैसला नहीं हो सका है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव का कहना है कि कुंदरकी और मीरापुर उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की और अब मिल्कीपुर का दावा किया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का दावा कर रहे हैं। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। विधानसभा के उपचुनावों में लोगों ने उस भ्रम को निकाल फेंका है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें बड़े अंतर से जीती है। और इस बार भी निश्चित रूप से जनता ये दिखा देगी कि आज की जो स्थिति है, समाजवादी पार्टी की जो विभाजनकारी और टकराव की नीति है और जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको एक बार से जवाब देने का काम जनता ने बना लिया। बीजेपी अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर में झोंक चुकी है। बीते 45 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के 15 दौरे कर मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को तैनात किया गया है। वहीं एसपी का कहना है कि सीएम योगी कितना भी दौरा कर लें, मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है।
चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। पारी भी और मेरे बेटे का और तमाम लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिठाइयाँ बंट रही हैं कि बहुत अच्छा है और अजीत भैया को और माननीय अखिलेश यादव जी को इतने वोट से यहाँ से जिता देंगे कि 27 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस चुनाव का जीत का रास्ता मिल्कीपुर से बनेगा। अयोध्या वाली सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एसपी के अवधेश प्रसाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। एसपी को हराकर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की जनता अब भी उनके साथ है और पार्टी की पकड़ जमीन पर कमजोर नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश ने एक बार फिर से संभल मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। संभल में हिंसा की घटना को अखिलेश ने सरकार की साजिश बताया है। उनका आरोप है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोट की लूट छिपाने के लिए ये घटना कराई गई। अखिलेश ने पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधा, जिसके बाद में बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव पत्थरबाजों का साथ दे रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संभल हिंसा को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर हिंसा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने संभल की घटना को बड़ी साजिश बताया है। अखिलेश का दावा है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोट की लूट छिपाने के लिए ये घटना कराई गई। वहाँ लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। ये सब सरकार की साजिश के तहत हो रहा है। इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के, जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ कर एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई। अखिलेश यादव ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा, संभल में दंगा नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने गोली चलाई। हमारी पार्टी के लोगों को निशाना बनाया गया। 6 दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, अध्यात्म और सनातन के अनंत युगों की जीवन यात्रा का महामेला शुरू होने वाला है। आस्था के इस महामेले को लेकर किस तरह राजनीति हो रही है, ये बात आप ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कुछ नेताओं के बयानों से समझ सकते हैं। मौलाना कौसर हयात खान ने जहां महाकुंभ को लेकर भड़काऊ बयान दिया, वहीं मौलाना बरेलवी ने तो महाकुंभ मेले की जमीन को ही वक्फ बोर्ड का बता दिया, जिस पर अब साधु संतों ने कड़ा एतराज जताया है। হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। नाम अछूत हो जाएगा अगर ममता बनर्जी गंगा का नाम लेती है। प्रयागराज में शुरू होने जा रहा महाकुंभ सियासी बयानबाजी का अखाड़ा बनता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर महाकुंभ के बहाने गंगा सागर से भेदभाव का बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी का कहना है कि एक ओर तो केंद्र सरकार जमकर महाकुंभ को प्रमोट कर रही है, दूसरी ओर गंगा सागर मेले से दूरी बनाई हुई है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। আর কুম্ভ মেলা যেটা হয়, 3টে নদীর একটা মিলনস্থল পাহাড় আছে, মানে একটা বদ্বীপ,
একটা শুকনো জায়গা আছে, মানে জাস্ট ল্যান্ড। मौलाना कौसर हयात ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले बाबरी मस्जिद काशी मथुरा की बात थी, अब उन्होंने संभल भी जोड़ दिया। ये सिलसिला पता नहीं कहाँ तक चलेगा। बहुसंख्यक आतंकवाद यह है कि बहुसंख्या के आधार पर इन्होंने सत्ता हासिल कर ली है देश की, और आज देश की सत्ता पे इनका कब्जा है। ये एक कदम जो अल्पसंख्यक हैं देश के, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनको दबा देना चाहते हैं, उनको मिटा देना चाहते हैं, उनकी संस्कृति खत्म कर देना चाहते हैं, उनका मजहब खत्म कर देना चाहते हैं। ये उनके खिलाफ एक मुकम्मल एक साजिश चल रही है, प्लान्ड साजिश। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि सबसे बड़ा मेला हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बौखला गए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बौखला गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ में जो महाप्रयाग में लगा हुआ है, जहाँ 40 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक जनता देश विदेश की गोता लगाने वाली है। यहाँ जो एकता हुई है, उस एकता से जितने जिहादी टाइप के लोग हैं, विरोधी टाइप के लोग हैं, बौखला गए हैं, उन जरूर बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम में उलझकर मेन मुद्दों से लोगों को भटका रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनावश्यक मुद्दे खड़े करने का प्रयास करती है। भाजपा की सरकार मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं, मस्जिद के नीचे अपना वोट ढूंढने का काम कर रही है। तो केवल लड़ाई वोट ढूंढने की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया कि महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर हो रहा है, उसकी 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की, और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। मौलाना के इस बयान पर अब सियासत हो रही है। जिस महाकुंभ का जिक्र पौराणिक कथाओं से लेकर सदियों पुराने इतिहास तक में है, उसकी जमीन को लेकर वक्फ का दावा सिर्फ सरासर झूठ है, बल्कि बेहद बचकाना भी है। यही वजह है कि मौलाना रजवी साधु संतों के निशाने पर हैं। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। अगर यहाँ अफगानिस्तान से, कंधार से जमीन लाया था, कोई जमीन लाया था। ये भारत की जमीन है, ये भारत की भूमि है, ये तपोभूमि है, और भारत की भूमि पे कुंभ नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा। वहीं योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने महाकुंभ के लिए ऐसी तैयारी की है जैसी पहले कभी नहीं हुई। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रयागराज में हो रहे कुंभ पर तारीफ की है। साथ ही कहा कि कांग्रेस अगर बहुसंख्यकों को नीचा दिखाने का काम करेगी तो उसकी राजनीतिक स्थिति खराब हो जाएगी। इस देश की बहुसंख्यक समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों साल के हमारे संबंध है, और अगर किसी को कुछ बात लगती तो न्यायालय सबके लिए है। हर बात को पॉलिटिकल दृष्टि से कांग्रेस के लोग अगर मैदान में ला रहे हैं तो कांग्रेस की बुरी स्थिति इसलिए होगी, केवल एक ही वर्ग के वोट वो चाहती, दूसरे वर्गों को कब तक नीचा दिखाएगी। ये कांग्रेस हिंदुओं को कब तक नीचा दिखाएगी, कांग्रेस अगर करेगी तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी, मैं गारंटी ले सकता। दरअसल प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ अब तक का सबसे भव्य आयोजन होने वाला है, और ग्रह नक्षत्रों के लिहाज से भी इस महाकुंभ का संजोग 144 साल बाद आया है। ऐसे में महाकुंभ का ये महापर्व भव्य और दिव्य होने वाला है। जाहिर ये बातें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एचएमपीवी वायरस को लेकर योगी सरकार लखनऊ में अहम बैठक करती नजर आई। सीएम योगी ने एचएमपीवी वायरस से निपटने की तैयारियों पर बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए, और देश में एचएमपीवी वायरस के केस मिलने के बाद में कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
एचएमपीवी वायरस और उससे बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट है। लखनऊ में एचएमपीवी को लेकर अहम बैठक हुई। सीएम योगी ने एचएमपीवी वायरस से निपटने की तैयारियों पर बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद थे। देश में एचएमपीवी वायरस के केसेस मिलने के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी है। वायरस को लेकर के हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें आखिर क्या है एचएमपीवी वायरल और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है। ह्यूमन मोटर न्यूमो वायरस, जिसे एचएमपीवी के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। श्वसन संबंधित अन्य वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। एचएमपीवी वायरस की वजह से चीन में हालात काफी खराब हो गए हैं। देश में भी पिछले 2-3 दिन में एचएमपीवी के केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उनमें सभी बच्चे हैं। उनकी उम्र 14 साल से भी कम है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बना रखी है। लोग इसकी तुलना कोविड-19 से कर रखे हैं, जिसके बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वायरस को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर इससे बचा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी दिल्ली में वोटिंग और साथ ही 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। चुनावी डेट शीट आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को एक बार फिर से इमोशनल करने की कोशिश की है। कल बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश पिथुड़ी के आपत्तिजनक बयान पर मुख्यमंत्री आतिशी रोते हुए दिखाई दी थी। आज आतिशी ने कहा है कि उनका सामान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकालकर फेंक दिया गया है। – 2025 में होने जा रहे पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। बीजेपी ने 5 फरवरी को अपने लिए लकी डे बताया है, तो आम आदमी पार्टी को अपनी मुफ्त बिजली पानी पॉलिसी के भरोसे फिर से सरकार बनाने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि दिल्ली के लोग अब शीला दीक्षित युग को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। इस बार दिल्ली में सबसे अधिक मतदान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली के व्यापारी, दिल्ली के लोग, दिल्ली के कामगार, दिल्ली के कारोबारी पूर्ण वेग से दिल्ली चुनाव में जुटेंगे और अपना समर्थन देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, ऐसा साफ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि पिछली बारों की तरह ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत, छोटा बहुमत नहीं, एक बड़ा बहुमत जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एक बात साफ हो गई है कि इस बार दिल्ली की लड़ाई करप्शन बनाम इमोशन है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर शीश महल घोटाले का आरोप लगाकर घिर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। आज दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ जब उन्हें आवंटित सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया। सीएम आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि
कि आतिशी नौटंकी करने के बजाय पहले ये तय कर लें कि उनका मकान कौन सा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। आतिशी जी से मेरा निवेदन है कि रोज नौटंकी करने की बजाय इस मकान को लेकर के वो ये बता दें कि उनका मकान है कौन सा। इस बार दिल्ली में शीश महल का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने अपने तरीके से कैश कराने की कोशिश में है। हालांकि बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ शीश महल समेत कई चुनावी मुद्दे बना रखे हैं, जिनमें शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए, पानी की किल्लत, यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण का मुद्दा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।